मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने विराम चिन्ह, कदम मिलाकर चलना होगा, हिंग वाला, प्रत्यय, इन घटकों का हमने अध्ययन किया। ओके, तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हम निबंध लेखन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इस तासिका में निबंध लेखन इस घटक का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आओ विद्यार्थियों, निबंध लेखन किस तरह से किया जाता है। प्रथम हम निबंध का अर्थ देखते हैं। तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। निबंध का अर्थ होता है बांधना, अर्थात किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध कहलाता है। किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध कहलाता है। तो इस तरह यह निबंध की परिभाषा है कि निबंध का अर्थ होता है बांधना और किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, अब निबंध लेखन के हम प्रकार देखते हैं। तो निबंध के लेखन के प्रकार निम्नलिखित है, जैसे वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथन परक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, विचारात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए निबंध के प्रकार। वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथन परक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, विचारात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध। तो इस तरह इस तासिका में विद्यार्थियों हमने निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ होता है बांधना, अर्थात किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। तो इस प्रकार इस तासिका में हमने निबंध लेखन क्या है, निबंध लेखन किसे कहते हैं और निबंध लेखन के प्रकार, इसका हमने अध्ययन किया। अब इस तासिका में हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम निबंध के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध का अर्थ होता है बांधना, अर्थात किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। और निबंध लेखन के प्रकार भी हमने देखे कि निबंध लेखन के प्रकार जैसे वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथन परक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, विचारात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध। अब इस तासिका में हम निबंध के अगले भाग का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आओ विद्यार्थियों, निबंध के अगले भाग का अध्ययन करते। निबंध लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, परिणाम, उपसंहार या इसे हम अंत कह सकते हैं, अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रस्तावना, विषय विस्तार, परिणाम अर्थात निबंध का प्रारंभ, निबंध का मध्य और निबंध का अंत। तो प्रस्तावना अर्थात इसका प्रारंभ कैसे करना चाहिए, विषय विस्तार अर्थात इसका मध्य कैसा होना चाहिए और परिणाम उपसंहार अर्थात अंत कैसा होना चाहिए। निबंध की सफलता बहुत कुछ प्रस्तावना पर निर्भर रहती है। तो विद्यार्थियों, तो निबंध की प्रस्तावना कैसे होनी चाहिए? प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। तो प्रस्तावना अर्थात प्रारंभ या प्रस्तावना करने के कुछ तरीके भी यहाँ पर बताए हैं, जैसे विषय की व्याख्या देकर, जो विषय निबंध का उसकी व्याख्या देकर आप कर सकते हो शुरुआत निबंध की। विषय का महत्व स्पष्ट कर सकते हो, वर्तमान परिस्थिति में विषय की चर्चा से कर सकते हो, विषय संबंधित प्रसंग के उल्लेख से कर सकते हो निबंध की शुरुआत, किसी कहानी से या कहानी के संवाद से कर सकते हो, किसी कहावत या लोकोक्ति से कर सकते हो, किसी अवतरण से कर सकते हो, किसी काव्य पंक्ति से भी आप कर सकते हो निबंध की शुरुआत। उसके बाद विषय विस्तार या पत्र का हम मध्य भाग कहते हैं। विषय विस्तार में पत्र का मध्य भाग आता है। जैसे निबंध का यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इस भाग में विषय संबंधी महत्वपूर्ण बातों को अलग अलग परिच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। और बाद में निबंध का अंत अर्थात परिणाम या उपसंहार। तो अच्छे निबंध का अंत भी प्रारंभ की तरह ही अत्यंत स्वाभाविक, संक्षिप्त, स्पष्ट, आकर्षक और भावपूर्ण होना चाहिए। इससे प्रायः पूरे निबंध का तात्पर्य 2-3 वाक्यों में अर्थात संक्षेप में लिखना चाहिए। तो इस तरह विद्यार्थियों आपको निबंध की शुरुआत, निबंध का मध्य और निबंध का अंत आपको अच्छी तरह से करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। अभी आई एक्सरसाइज करो। अगली तासिका में हम अगले भाग का अध्ययन करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि निबंध का प्रारंभ अर्थात प्रस्तावना किस तरह करनी चाहिए। प्रस्तावना करने के, प्रारंभ करने के हमने कुछ मुद्दे भी हमने देखे कि व्याख्या दे सकते हैं, महत्व बता सकते हैं, हाँ, वर्तमान परिस्थिति बता सकते हैं, कुछ प्रसंग भी लिख सकते हैं, या कहानी का संवाद भी लिख सकते हैं, या कहावत या लोकोक्ति लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह निबंध का मध्य किस तरह होना चाहिए और निबंध का परिणाम अर्थात उपसंहार या अंत। तो इस तासिका में हम निबंध के अगले भाग का अध्ययन करते हैं। तो आओ विद्यार्थियों, निबंध लेखन का अगला भाग देखते हैं। तो विद्यार्थियों, निबंध में भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए नया परिच्छेद होना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो निबंध में कम से कम 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए। निबंध में कम से कम 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए। उसमें परस्पर विरोधी विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए। अर्थात जो हम परिच्छेद लिख रहे, जो हमारा पॉइंट है, उसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उसी के बारे में हमें लिखना चाहिए। उसमें दूसरा विचार हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं उसमें लिखना चाहिए। पूरे निबंध के विचारों में प्रवाहिता और एक सूत्रता होनी चाहिए। मतलब एक बार हमने जो विचार लिखने शुरू किए तो उसी विचारधारा से हमें आगे बढ़ना है। मतलब विचार प्रवाह उसी धारा से हमें आगे बढ़ा के लिखना चाहिए और उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। हाँ, एक दूसरे के विरोध में नहीं चाहिए या उनका एक दूसरे का कोई संबंध ना हो, इस तरह ना होना चाहिए कि एक ही धारा प्रवाहिता उनकी एक ही होनी चाहिए, एक सूत्रता होनी चाहिए। तो इस तरह प्रत्येक विचार और परिच्छेद दूसरे विचार और परिच्छेदों से संबंधित हो, मिलते जुलते होने चाहिए। 5, निबंध लेखन में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो व्याकरण में जो गलतियां होती है, जैसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक हम कहते हैं, जैसे व्याकरण की गलतियां, जैसे ह्रस्व दीर्घ हो, काना मात्रा वेलांटी उकार हो, जो भी हो, हाँ, कुछ जोड़ शब्द हो, इनकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। व्याकरण गलतियां कतई नहीं होनी चाहिए। लिंग वचन आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना चाहिए। हम जो भाषा यूज करते हैं, जो भाषा लिख रहे हैं, वो भाषा में और विराम चिन्ह, इनका उपयोग, चयन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम निबंध को किस तरह से लिखते हैं, अगर उसमें गलतियां होगी तो उनके अर्थ अलग अलग निकल सकते हैं। इसलिए हमारी जो वर्तनी है निबंध की, जो हमारी भाषा शैली है, उनमें प्रयुक्त किए जाने विराम चिन्ह है, वह ध्यानपूर्वक हमें देने चाहिए। वाक्य सरल, सुबोध और छोटे छोटे होने चाहिए। तो विद्यार्थियों, हमारे जो भी निबंध के वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे। बड़े बड़े वाक्य अगर हम लिखते हैं तो उसमें काफी सारी गलतियां हो जाती है। तो वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, हाँ, सुंदर सुशोभित होने चाहिए। उसमें मुहावरों का, हाँ, मुहावरों का क्या करना चाहिए, वाक्य प्रचारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अलंकार, मुहावरे, कहावतें, अवतरण आदि का प्रयोग उचित स्थान में और योग्य मात्रा में करना चाहिए। प्रारंभ से अंत तक पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। प्रारंभ से अंत तक पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए।
तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने इस तासिका में निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों का हमने अध्ययन किया। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। ये वीडियो आप दोबारा देखिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम एक निबंध की तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिकाओं में हमने निबंध अर्थात बांधना, तो निबंध की परिभाषा देखी, निबंध की व्याख्या देखी, कि निबंध किस तरह लिखना चाहिए, निबंध किसे कहते हैं, किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध कहलाता है। उसी तरह निबंध लिखते समय किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रस्तावना कैसी करनी चाहिए, विषय विस्तार अर्थात निबंध का मध्य कैसे होना चाहिए और निबंध का अंत कैसे होना चाहिए, व्याकरण की किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी बातों का हमने अध्ययन किया। अब हम निबंध का एक उदाहरण लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो आओ विद्यार्थियों, आज हम मेरा प्रिय त्योहार इस विषय पर हम निबंध का अध्ययन करते हैं। तो इसके यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। प्रिय त्योहार का परिचय, मनाने की विधि, नया दृष्टिकोण, ऐतिहासिक महत्व, प्रिय होने के कारण। तो इन मुद्दों के आधार पर हमें क्या करना है विद्यार्थियों, निबंध को लिखना है, निबंध का अध्ययन भी करना है, उसे लिखना भी अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आओ विद्यार्थियों, निबंध का हम अध्ययन करते हैं। मेरा प्रिय त्योहार, तो यहाँ पर मेरे प्रिय त्योहार का नाम क्या है, रक्षाबंधन। तो मेरा प्रिय त्योहार कौन सा है, रक्षाबंधन। तो जो हमें मुद्दे दिए गए हैं, उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम इस निबंध को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर निबंध पूर्ण तरह से लिखित है और आपको मैं PDF में भी देने वाला हूँ, तो आपको आसानी होगी उसे समझने के लिए। जैसे मेरा प्रिय त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि हमारे मुख्य त्योहार है। इन त्योहारों में रक्षाबंधन का त्योहार मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यह त्योहार भाई बहन के निर्दोष और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के साथ ही इसमें जो सादगी है वह दूसरे किसी त्योहार में नहीं है। दिवाली में दीपकों की रोशनी होती है, होली में रंग और गुलाल की धूम मच जाती है, दशहरे के दिन भी बड़ी धूमधाम होती है। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए पवित्र हार्दिक प्रेम के सिवा अन्य किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखिए, राखी का त्योहार श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस समय मौसम भी बहुत सुहावना होता है। आकाश में बिजली मानो अपने भाई बादलों को राखी बांधने के लिए अपनी अधीरता प्रकट करती है, दिखाई देती है। यह त्योहार को बहन के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। बहन भाई को प्यार से राखी बांधती है और भाई मन ही मन अपनी बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का स्वीकार करता है। राखी से भाई बहन के बीच स्नेह का, प्रेम का पवित्र बंधन और भी दृढ़ हो जाता है। अभी तक लोग यही मानते आए हैं कि अबला होने के नाते नारी राखी बांधकर अपनी रक्षा का भार भाई पर डालती है, किंतु मैं तो मानता हूँ कि वह भाई को केवल अपनी रक्षा का ही नहीं बल्कि सारी नारी जाति की रक्षा का भार सौंपती है। राखी के धागों का इतिहास बनाया है चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती ने। यहाँ पर देखिए इतिहास बताया राखी के धागों का, कि राखी की लाज कैसे रखी है भाई ने। तो राखी के धागों का इतिहास बनाया है चित्तौड़ की राजमाता कर्मवती ने। मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय बहन कर्मवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ पहुंच गया था। हुमायूं ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। यह राखी की ही शक्ति थी कि हुमायूं ने खुद मुसलमान होकर भी एक हिंदू नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक मुसलमान से युद्ध किया। अभी देखिए, मेरी इकलौती बहन मुझसे दूर रहती है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन वह जब मेरे यहाँ आती है तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बचपन की स्मृतियाँ उमड़ पड़ती है और खुशी के मारे आंसू ढुलक पड़ते हैं, मतलब आंसू निकलते हैं। बहन की ममता, स्नेह और मंगल भावनाएं मुझे नवजीवन प्रदान करती है। मैं अपने कष्ट या अभाव को
भूल जाता हूँ और मुझे आनंद का अनुभव होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भैया मेरे राखी के बंधन को भुलाना न भुलाना कहने वाली बहन की याद हमेशा तरोताज़ा रखता है, इसलिए यह मेरा प्रिय त्यौहार है। फिर से एक बार देखिए, भैया मेरे राखी के बंधन को न भुलाना कहने वाली बहन की याद हमेशा तरोताज़ा यह त्यौहार रखता है, इसलिए यह मेरा प्रिय त्यौहार है। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने निबंध के एक विषय का हमने अध्ययन किया। मेरा प्रिय त्यौहार कौन सा है? रक्षा बंधन। तो इस तरह अब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए, एक बार फिर से वीडियोस को देखिए। ओके, अगली तासिका में हम नए घटक का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।